हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो कि हम निर्माण IAS अकेडमी के नोट से कंप्लीट करेंगे। हम इस सीरीज़ में मोस्टली जो फेमस इंस्टीट्यूट हैं उनसे उनके नोट्स मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और जलवायु परिवर्तन। इससे पहले हम क्वांटम प्रौद्योगिकी और भारत कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और जलवायु परिवर्तन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होती है, तो पहले हम उसके बारे में लिखेंगे और क्या क्या इसके बारे में चल रहा है भारत में और पूरी दुनिया में। तो हम पहले वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आता है संदर्भ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रौद्योगिकी को प्रायः भविष्य के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को सनराइज टेक्नोलॉजी के रूप में वर्णित किया है। तो कैसे वर्णित किया है इसको? सनराइज टेक्नोलॉजी के रूप में वर्णित किया है 2022-23 के केंद्रीय बजट ने, जो बृहत पैमाने पर सतत विकास में सहयोग प्रदान करेगी और देश की आधुनिकीकरण सुनिश्चित करेगी। देश में आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करेगी, उसके सतत विकास को में सहायता करेगी और इसको भविष्य के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना के विकास हेतु AI बेहद मददगार साबित हो सकता है, जो जलवायु अनुमानों और उद्योगों के डिकार्बनाइजिंग में सहयोग हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि AI स्वयं में प्रौद्योगिकी विकास के संदर्भ में एक पर्यावरणीय लागत रखता है। यदि हम एक बेहतर भविष्य की आकांक्षा रखते हैं तो यह सुनिश्चित करना की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में AI के उपयोग से प्राप्त लाभ इसमें निहित कमियों से अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और जलवायु के बीच संबंध क्या है? तो AI होती क्या है? AI क्या है? AI मशीनों द्वारा उन कार्यों को पूरा करने की क्रिया है जिसके लिए ऐतिहासिक रूप से मानव क्षमता और बुद्धि की आवश्यकता रही है। वर्ष 1956 में अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी द्वारा आयोजित डॉट माउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शब्द को अपनाया गया था। तो शब्द किसने दिया है? ये हैं अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी, जिनने डॉट माउथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शब्द को अपनाया था 1956 में। इन्होंने मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिदम जैसी प्रौद्योगिकी शामिल की जाती हैं। इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशंस, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क और सेल्फ एल्गोरिदम जैसी प्रक्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं। AI हार्डवेयर से चलने वाली रोबोटिक्स ऑटोमेशन से अलग होते हैं। ये क्या होते हैं? जो AI है वो हार्डवेयर से चलने वाली जो रोबोटिक्स ऑटोमेशन होती हैं उससे अलग होते हैं। मैनुअल कार्यों को स्वचालित करने में के बजाय AI आवृत्तिगत उच्च मात्रा कंप्यूटरीकृत कार्यों को विश्वसनीय तरीकों से पूरा करता है। विकासशील देशों की सरकारें जटिल सार्वजनिक आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए AI को किसी जादुई उपाय के रूप में देखती हैं। इसलिए आने वाले दशक में प्रौद्योगिकी संबंध सृजन में AI की उच्च हिस्सेदारी नजर आना तय है। AI प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वैश्विक रुझान। AI में प्रभुत्वता के लिए जारी होड़ और दौड़ बेहद असंगत है। जहां कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं के पास आरंभ से ही कुछ भौतिक लाभ उपलब्ध हैं और वे ही नियम निर्धारित करते हैं, वे अनुसंधान और विकास में लाभप्रद स्थिति रखते हैं और उनके पास एक कुशल कार्यबल के साथ AI में निवेश करने के लिए आवश्यक धन भी है। मतलब जो विकसित हो चुके, मतलब पहले से उनका विकास हो चुका है ऐसे देश, वो क्या करते हैं? वो मतलब उनके पास भौतिक लाभ है और वो AI से संबंधित जितने भी नियम हैं तो वो निर्धारित करते हैं उनके नियम, और वे अनुसंधान और विकास के लिए लाभप्रद स्थिति रखते हैं। मतलब उनके लिए जितना फंड है वो दे सकते हैं और उनके लिए कार्यकुशल भी होते हैं, कार्यबल के लिए साथ AI में निवेश भी कर सकते हैं। AI पेटेंट
प्रकाशनों में अकेले उत्तर अमेरिका और पूर्व एशिया कुल वैश्विक निजी निवेश के 3/4 भागों की हिस्सेदारी रखता है। शासन के संदर्भ में एआई में असमता और पक्षपात की वर्तमान स्थिति विकासशील और अल्पविकसित देशों में नीति निर्माताओं की प्रौद्योगिकी धारा प्रवाहित और एआई से संबंधित नियम एवं मानकों को निर्धारित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निकायों में इसके प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के संदर्भ में एक चिंता उत्पन्न रखती है। देखिए, अब जिनने पहले विकसित जो पहले विकसित हैं वो अच्छे से फंड दे पाएंगे, नियम बना सकते हैं और उसमें रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो वो क्या करवा लेंगे, उनको पेटेंट करवा लेंगे। और प्रशासनों में अकेले ही उत्तर अमेरिका और जो पूर्वी एशिया है उसमें वैश्विक निजीदारी 3/4 भाग में हिस्सेदारी रखता है। भारत या शासन के संदर्भ में एआई में अक्षमता और पक्षपात की वर्तमान स्थिति विकासशील और अल्पविकसित देशों में नीति निर्माण की प्रौद्योगिकी धारा प्रवाहित टेक्नोलॉजिकल फ्लुएंसी और एआई से संबंधित नियम और मानकों को निर्धारित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निकायों में इसके प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के संदर्भ में एक चिंता उत्पन्न करती है। विकासशील और अल्पविकसित देशों को इन प्रौद्योगिकी का अधिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि एआई के सामाजिक आर्थिक लाभ कुछ ही देशों तक सीमित रहे हैं। तो देखिए, जितने विकास के लिए रुझान क्यों रहा है, क्योंकि ये एक दौड़ बन गई है जिसमें जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो वो इसमें ज़्यादा निवेश कर सकते हैं और भौतिक लाभ का उपयोग कर सकते हैं और नियम बना सकते हैं, जल्दी जल्दी से पेटेंट करा लेंगे और ज़्यादा निवेश करके एक अधिकार प्राप्त कर लेंगे। तो अब जो अल्पविकसित हैं उनके लिए तो चिंता की बात होगी ना। इसमें विकासशील और अल्पविकसित देशों को इस प्रौद्योगिकी का अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता क्योंकि एआई के सार्वजनिक और आर्थिक लाभ कुछ ही देशों तक सीमित रह गए हैं। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने में एआई का महत्व क्या है। वर्तमान समय में मानव जाति के लिए सबसे बड़े खतरे जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना एआई अत्यंत मूल्यवान साबित हो सकता है। मतलब इतना हम अच्छे से नहीं सोच सकते शायद, तो हम एआई का इसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर बहुत सारे काम में हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। तो एआई निम्नलिखित भूमिका इसमें निभा सकता है। जलवायु पूर्वानुमानों का सुदृढ़ीकरण कर सकता है, मतलब पहले से पूर्वानुमान लगा लेगा जलवायु परिवर्तन में। निर्माण से परिवहन तक उद्योगों की डीकार्बोनाइजेशन के लिए कुशल निर्णयन क्षमता रखना, मतलब निर्माण में जितना भी परिवहन है, मतलब निर्माण से लेकर परिवहन तक जितना भी डीकार्बोनाइजेशन होता है उसमें निर्माण सक्षम करना। अक्षय ऊर्जा के अवघटन के तरीके पर विचार करना, जो अक्षय ऊर्जा है उसके आवंटन के लिए तरीके पर विचार कर सकता है। शहरों को हरा भरा करने में वेंटिलेशन निर्माण के लिए विंड चैनल आर्किटेक्चर का उपयोग करना, शहरों को चरम गर्मी के मुकाबला करने में सक्षम बनाने के तरीके जिन्हें एआई द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। मतलब क्या कर सकता है, शहरों का हरा भरा कर सकते हैं, वेंटिलेशन के निर्माण कर सकते हैं और विंड चैनल आर्किटेक्चर का निर्माण करके शहरों को जो गर्मी होती है चरम गर्मी से के मुकाबला करने में सक्षम बनाया जा सकता है। एआई स्मार्ट ग्रिड डिज़ाइन निर्माण और निम्न उत्सर्जन वाले अवसंरचना का विकास कर जलवायु संकट के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। अब आते हैं जलवायु पर एआई प्रौद्योगिकी का प्रभाव क्या क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंट। एआई का जलवायु पर प्रभाव मुख्य रूप से बृहद एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण और संचालन में होने वाली ऊर्जा के कारण होता है। वर्ष 2020 में वैश्विक उत्सर्जन में डिजिटल प्रौद्योगिकी का योगदान 1.8% से 6.3% के बीच रहा है। इसी अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में एआई विकास और अंगीकरण में वृद्धि हुई है, जिसके साथ ही बृहद से बृहत्तर एआई मॉडल्स से संबंध प्रसंस्करण समृद्धि में प्रसंस्करण शक्ति की मांग की वृद्धि भी हुई है। एआई में जलवायु प्रभाव को कम करने में एक मुख्य भूमिका या फिर मुख्य समस्या है। जो एआई है उसमें जलवायु प्रभाव को कम करने में एक प्रमुख समस्या है इसकी ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन की मात्रा निर्धारित करना तथा इस सूचना को पारदर्शी बनाना। यूनेस्को के प्रयास क्या कर रहे हैं, एआई की नैतिक और सतत विकास पर मुख्य धारा बहस में तेजी से संभावनीयता के विचार को प्रवेश हो रहा है। हाल ही में यूनेस्को ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर
अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है और विभिन्न अभिकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो एआई प्रणाली के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जाए, जिससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करना भी शामिल है। इस संदर्भ में अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और फेसबुक जैसे टेक दिग्गज ने अपने नेट जीरो नीतियों एवं पहलों की घोषणा कर दी है, जो कि एक अच्छा संकेत है, लेकिन ये प्रयास मामूली और अपर्याप्त ही है। विकासशील और अल्प विकसित देशों की समस्या इन दोनों देशों को विशेष रूप से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एआई और जलवायु प्रभाव के बीच के संदर्भ में वर्तमान प्रयास और आख्यान विकसित पश्चिमी देशों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या हुआ है, मतलब यूनेस्को के प्रयास क्या क्या हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या कि प्रौद्योगिकी का जलवायु परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। तो पहला कार्बन फुटप्रिंट से है, इनकी जितनी मॉडल हैं उनको प्रशिक्षण और संचालित करने में ऊर्जा उपयोग के कारण होती है, इसमें प्रभाव पड़ रहा है। और डिजिटल प्रौद्योगिकी का योगदान 1.8% से 6.3% के बीच रहा है वैश्विक ऊर्जा में। इस अवधि में एआई विकास और अंगीकरण में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बृहद से बृहत्तर एआई मॉडल से संबंधित प्रसंस्करण शक्ति की मांग भी बढ़ रही है। और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए मुख्य समस्या है एआई, इसकी ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन की मात्रा निर्धारित करना और इसमें सूचना पारदर्शिता को बनाना होगा। यूनेस्को के प्रयास क्या कर रहे हैं, तो एआई के जो नैतिक और सतत विकास पर मुख्य धारा बहस में तेजी से संभावनीयता के विचार का प्रवेश हो रहा है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर अनुशंसा को स्वीकार किया है। यूनेस्को ने एआई के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जाए, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करना शामिल होगा। इसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अल्फाबेट, फेसबुक ने नेट जीरो नीतियों की घोषणा कर दी है, लेकिन ये इतना अच्छा संकेत नहीं देती, क्योंकि ये मामूली और अपर्याप्त प्रयास हैं। विकासशील और अल्प विकसित देशों की समस्या इन देशों को विशेष रूप से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एआई और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बीच के संदर्भ में वर्तमान प्रयास और अख्यात विकसित पश्चिमी देशों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। अब आती है आगे की राह क्या होनी चाहिए। समर्पित अनुसंधान। जलवायु परिवर्तन और एआई के बीच संबंध पर अधिक अध्ययन नहीं हुआ है। इस विषय का अध्ययन करने वाली कंपनियां ना तो इस अध्ययन के लिए सार्थक रूप से प्रतिबद्ध रहती हैं और ना ही पारदर्शी हैं। वे बाहरी दिखावा तो करती हैं, लेकिन उनके परिसंचालनों में जलवायु प्रभाव को पर्याप्त रूप से सीमित करने को लेकर आर्थिक गंभीर नहीं है। इन क्षेत्रों में समर्पित अध्ययन, अनुसंधान, विकास में आधिकारिक निवेश और बेहतर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। एआई को विकसित और क्रियान्वित करने की ज़रूरत है, ताकि यह समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और खर्च से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर पर्यावरण की रक्षा कर सके। अब आते हैं सतत विकास के साथ प्रौद्योगिकी विरल करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई का प्रयोग सहायता प्रदान करने के लिए किया जाए, ना कि समाज में बाधा डालने के लिए। यह उपयुक्त समय है जो वर्तमान समय के दो बड़े विषय डिजिटल प्रौद्योगिकी और सतत विकास विशेष रूप से पर्यावरण को आपस में संयुक्त कर दिया। यदि हम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग सतत विकास को बचाने के लिए करेंगे, तो यह निश्चित ही हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपाय हो सकता है। विकासशील विश्व के लिए अवसरों की खोज। भारत सहित सभी विकासशील देशों की सरकार को एआई की जलवायु लागत के संदर्भ में अपनी प्रौद्योगिकी आधारित विकास प्राथमिकताओं का आकलन करना चाहिए। विकासशील राष्ट्र किसी प्रकार की विरासत अवसंरचना से त्रस्त नहीं है, क्योंकि इसके लिए बेहतर निर्माण करना आसान होगा। इन देशों को उसी एआई नेतृत्व वाले विकास प्रतिमान का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका पालन पश्चिमी देश कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की
सिफारिशें। वर्ष 2018 में विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट से पता चला था कि जबकि एआई पृथ्वी की कुछ पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कर सकता है, इसके तहत तरीके से संबंधित करना महत्वपूर्ण है। इसके प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए WEF ने प्रस्ताव दिया था कि सरकारें और कंपनियों को सुनिश्चित एआई में प्रगति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मानव जाति इस तहत के एआई का विकास नहीं कर रही है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। एआई डेवलपर्स को प्राकृतिक पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक मौलिक आयाम के रूप में सन्निहित करना चाहिए। इसके साथ हमारा एआई और जलवायु परिवर्तन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ नाइस डे।